यहाँ पर दोस्तों वॉर्स की भी बहुत एक लंबी फेहरिस्त है भारत के इतिहास में। यदि हम भारत का इतिहास देखें तो वह नियोलिथिक एजिस, पैलियोलिथिक एजिस और मीजोलिथिक एजिस से स्टार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पर एज अ सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम एक सभ्य रूप से यहाँ पर रहना शुरू करते हैं, जिसमें सारा सिटी को बढ़िया से फॉर्म करते हैं और सारी ड्रेनेज सिस्टम और बढ़िया से एक हमारा पूरा टाउन सिस्टम प्लानिंग से बनता है। यहाँ पर यदि हम देखें कि वॉर्स लाइक सिचुएशन हमारे पास कब क्रिएट हुई, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत लंबा है, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूं तो हमारे को कोई खास वॉर्स का यहाँ पर एविडेंस नहीं मिलता, पर हमारा वहां पर उस समय डिफेंस आर्किटेक्चर बहुत मजबूत था। हमें पता था कि कभी भी वॉर हो सकती है, पर उसमें कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिलता। फिर आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में यहाँ पर होता है दशाराजन वॉर, जिसे कि 10 राजा एक तरफ और एक राजा एक तरफ युद्ध करते हैं, जिसे कि हम यहाँ पर बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहते हैं। और जब वो एक राजा जीतता है, जिसकी राजा की तरफ इंद्रदेव भी होते हैं, उसके बाद यहाँ पर वैदिक धर्म ग्रंथों की स्थापना की जाती है। हम देखते हैं कि उस समय अर्ली मिलिट्री फॉर्मेशंस भी हुई थी वैदिक काल में। फिर इसके बाद दोस्तों आता है हमारा मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में हम देखते हैं कि किस तरह से जो रीजनल किंगडम्स थे वो आपस में उभर कर आए, वेरी पावरफुल होकर के आए। ना केवल ये बल्कि हम लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज भी वहां पर उस समय देखते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मौर्यन एम्पायर, जिसकी सीमाएं भारत के अखंड भारत को इसमें बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण इसने काम किया था। इसमें यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ, जो कि उस समय हमारे पास यहाँ पर आचार्य चाणक्य मौजूद थे, जिनके द्वारा यहाँ पर कौटिल्यज अर्थशास्त्र लिखा गया था, जो कि एक वॉर स्ट्रेटेजी थी। और इस वॉर स्ट्रेटेजी की मदद से और आचार्य चाणक्य की मदद से उस समय अखंड भारत का यहाँ पर निर्माण किया गया था। उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है अशोका। अशोका के समय भी एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था कलिंगा का, जिस समय हम देखते हैं कि इतना वहां पर जो नदी थी साउथ में वो पूरी खूनो खून हो गई थी। इतना मैसिव वहां पर एक आउटरीच देखने को मिला, इतनी मैसिव कैजुअलिटीज हुई अशोका के द्वारा। बाद में अशोका को लगा कि ये मैंने क्या कर दिया राजा अशोका को, तो उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना करके फिर वह शांति का मार्ग उन्होंने वहां पर पकड़ लिया। हम देखते हैं दोस्तों मौर्यन एम्पायर के समापन के बाद फिर हमारे पास यहाँ गुप्ता एम्पायर आता है, जिसमें कि समुद्रगुप्त जो है हमारे पास राजा है, उनके द्वारा भी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक नॉर्थ इंडिया तक पूरा कैप्चर किया जाता है उनके द्वारा, और यहाँ पर बड़े तकड़े मिलिट्री कैंपेन्स उनके द्वारा यहाँ पर चलाए जाते हैं। ये जितना भी दोस्तों अभी हमने वॉर देखा ये था प्राचीन भारत का। अब बात करते हैं मध्यकालीन युद्धों के बारे में। मध्यकालीन युद्धों में हमें स्टार्टिंग में यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, उसी के साथ यहाँ पर इंडो ग्रीक वॉर की सिचुएशन बनती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अरब और टर्किक इन्वेजन होता है, जिसमें कि सबसे पहला जो मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर हमला किया था वह था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कि सिंध पे आक्रमण किया था। उसके बाद आक्रमण करता है जो मुस्लिम शासक होता है दूसरा, उसका नाम होता है महमूद गजनी। आप लोगों ने सुना होगा राजनीति में कि सोमनाथ मंदिर को किस तरह से यहाँ पर लूटा गया, तबाह और बर्बाद करने की यहाँ पर महमूद गजनबी के द्वारा प्रयास किया गया। और यहाँ पर इतना सोमनाथ मंदिर को लूटा गया जो कि महमूद गजनबी 17 बारी आया और 17 बारी यहाँ से मंदिर का सोना और खजाना और यहाँ से स्वर्ण की मूर्तियां लेकर के वहां पर अपने जहां अफगानिस्तान था वहां चला गया। आप यह चीज देखते हैं तो ये शासक वही था महमूद गजनी। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की भी युद्ध होता है, जिसे कि बैटल ऑफ तरेन यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि खिलजी डायनेस्टी जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर रिवाइवल होता है, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर मंगोल से लड़ाई की जाती है। मंगोल्स दोस्तों एक तरह से सनातनी लोग ही थे जो कि सूर्य की पूजा करते थे, और यहाँ पर पहली बार देखा जाता है एक मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साउथ इंडिया में एक्सपेंशन करने का यहाँ पर पूरा उसके द्वारा प्रयास किया गया। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी की फाइट होती है, वॉर होता है, जिसमें कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी की डिफीट होती है और बाबर यहाँ पर जीत कर आता है, जिसे कि यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहा गया है। यहाँ पर बाबर को बुलाया गया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और यहाँ पर फिर उसके बाद बाबर की वंशावली शुरू होती है। आपको पता है बाबर वही शख्स है जिसके नाम पर बाबरी मस्जिद और बाबर का ये सारा वो सिस्टम चला हुआ है, सारा ये वो एक नरेटिव चला हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको यह चीज बताऊं कि बाबर के बाद उस मुगलों की वंशावली यहाँ पर स्टार्ट होती है, जिसमें कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे लोग यहाँ पर उसके वंशज है, जिन्होंने भारत पर यहाँ पर आतताइयों ने बहुत हमला किया और बहुत ज्यादा नरसंहार किया।
इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो अकबर होता है, अकबर के टेन्योर यहाँ पर 50 साल का होता है। 50 साल का टेन्योर में अकबर यहाँ पर बहुत एक्सपेंशन करता है। ना केवल ये, मुगलों की यहाँ पर लड़ाई होती है राजपूतों के साथ भी और मराठाओं के साथ भी। और यहाँ पर औरंगजेब का भी इतना ही टेन्योर रहता है 50 साल का, जिसमें भी वो बहुत विध्वंस तरीके से भारत का लोगों का, भारत के सनातनी हिंदुओं का यहाँ पर नरसंहार करने का प्रयास करता है। इसी बीच दोस्तों हम ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का फाइट होती है, वॉर होता है बहामनी सल्तनत से। बहामनी सल्तनत एक मुस्लिम रूलर था और विजयनगर एम्पायर हिंदुओं का एक एम्पायर था, जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि बैटल ऑफ तलीकोटा यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों फिर मराठा एम्पायर, जिसे कि मराठा साम्राज्य कहा गया है, यहाँ पर उनका एक आरंभ होता है, जिसमें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा यहाँ पर हमारे को गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स देखने को मिलती है। और आज पूरी दुनिया में ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स फेमस है उन्हीं के कारण से। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होता है और यहाँ पर मराठाओं का बहुत तकड़ा एक्सपेंशन भी होता है। और मराठा एम्पायर के द्वारा यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मुगलों की नींव हिला के रख देते हैं, औरंगजेब की नींव हिला के रख देते हैं। आज हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है, लिंग्विस्टिक उस चीजों में बांटा जा रहा है और तरह से बांटा जा रहा है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं को एक करने के लिए यहाँ पर एक हमें नारा दिया था, हिंदवी स्वराज। तो आज भारत के जितने भी ऑपोजिशन है और तमाम जितने भी लीडर्स हैं जो हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको यह चीज समझनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि एक सनातनी हिंदू थे, हिंदू होने पे उन्हें गर्व था, और उन्हीं के पद चिन्हों पे यदि आप चलेंगे तभी आपका कुछ यहाँ पर एक बंटाधार हो पाएगा। अदरवाइज आप इसी तरह हमेशा विपक्ष में यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आई होप सो आप लोगों को एक वॉर्स की हिस्ट्री पूरी यहाँ पर समझ आई होगी कि किस तरह से 1000 साल और उससे अधिक से मुस्लिम आक्रांता भारत में आते रहे, और किस तरह यहाँ पर हिंदू राजपूतों ने और हिंदू समाज ने किस तरह से उनका प्रतिशोध किया। न केवल प्रतिशोध किया बल्कि अपने शीश भी कटाए और दुश्मन के शीश भी काटे जब समय आया। तो किस तरह से आज यहाँ पर भारत में इतने ज्यादा हिंदू मौजूद है, यह हमारे उस समय के पूर्वजों की देन है। नहीं तो आज इसी तरह की यथास्थिति होती जिस तरह से बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, जिस तरह हिंदू वहां शोषित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, वंचित हो रहा है हर चीजों से, तो उस तरह की स्थिति होती। तो हमें उन सनातनी हिंदू पूर्वजों पे अब गौरव करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम अपने हिंदू अस्तित्व में यहाँ बचे हैं। हमें कांग्रेस और अन्य विपक्ष पार्टियों को यहाँ पर देखना नहीं चाहिए।